Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn the 7th standard social science chapter number 2. Okay, let's open the chapter number 2. Okay, dear students, in page number let's talk about the page number 16 because already the page number 12, 13, 14, 15 we have studied and now we have to start this lesson from this point. Okay, so let's pay attention in this video. Sultan Mahmud of Ghazni. Okay, look at in this picture. This is the picture of Mahmud Ghazni. Sultan Mahmud of Ghazni of Afghanistan ruled from 997 CE to 1030 CE. ओके, सो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो कि अफ़गानिस्तान से था वो 997 CE से 1030 CE तक इसने क्या किया, रोल आउट किया. महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स इन सर्च ऑफ वेल्थ. ही मेनली अटैक्ड द टेम्पल टाउन्स सच एज सोमनाथ, नागरकोट, मथुरा, Kannauj and others. You know the purpose of Mahmud Ghazni of attacking in the subcontinent, especially in India's some important reasons cause of just only the wealth. ये सिर्फ पैसों के लिए अटैक किया करता था, राइट. और ज़्यादातर इसने कहा सोमनाथ का मंदिर, नागरकोट, मथुरा, कन्नौज और अदर प्लेसेस पे इसने अटैक किया. और सोमनाथ पर तो इसने 17 टाइम अटैक किया. डियर स्टूडेंट्स, he was of the belief that all the wealth and gold of India was hidden in the temples and he wanted the wealth to support his own kingdom and his army. उसका ऐसा मानना था कि इंडिया का ज़्यादातर गोल्ड कहाँ है, टेम्पल्स में है. ठीक है, वहाँ छुपा हुआ है, इसलिए वो हमेशा टेम्पल्स को ही अटैक करता था, उसको तोड़ता था और वहाँ से वेल्थ ले जाता था. ठीक है, और वेल्थ ले जाकर अपने किंगडम में और अपने आर्मी के लिए यूज़ करता था. His repeated successful attacks so how Indian kings were very weak and infallible. Sultan Mahmud was a patron of art and culture as well, and even in those days he established a library in his domain. महमूद गजनी के लगातार अटैक से ये बात साबित होती कि हमारे उस समय के जो राजा थे कितने वीक थे. ठीक है, बिल्कुल भी उनके अंदर आक्रमण सहने की या फिर उनका जवाब देने की क्षमता नहीं थी. ठीक है, ओके. महमूद जो सुल्तान महमूद था वो आर्ट और कल्चर को पसंद करने वाला व्यक्ति था और उसने अपने समय में एक लाइब्रेरी भी स्टेबल कराई थी. ओके, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन. ध्यान रखेंगे, महमूद गजनी ही अटैक्ड 17 टाइम, 17 बार इसने अटैक किया था, ये आप याद रखेंगे. ओके, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम्स. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स प्रबंधन. ठीक है, किस तरीके से राज्य का संचालन किया जाए, इसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, ओके. द किंग्स वर थॉट टू बी गिफ्टेड विद डिवाइन क्वालिटीज. दे एज्यूम्ड टाइटल्स लाइक महाराजाधिराज. ओके, जो किंग्स थे ऐसा माना जाता था, ठीक है, कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिवाइन क्वालिटीज़ उन्हें मिली होती थी. ठीक है, और उन्हें किस नाम पे एक संज्ञा दी जाती थी, जैसे एक संज्ञा है यहाँ पर महाराजाधिराज. ठीक है, ये उनकी एक संज्ञा थी. ठीक है, ओके ओके. महाराजाधिराज, परमेश्वर एट्सेट्रा, दीज टर्म्स मीन लॉर्ड और गॉड. ठीक है, तो उस समय के राजाओं को क्या माना जाता था, राजाधिराज या परमेश्वर, जिसका मतलब होता था लॉर्ड या फिर गॉड. ठीक है, भगवान. ओके. किंगशिप वॉज हेरिडिटरी. ठीक है, जो उस समय के जो राजा हुआ करते थे, तो जैसे अगर कोई व्यक्ति राजा है तो उसके आने वाले संतान भी क्या होंगी, राजा ही होंगी. ठीक. दे इंजॉयड अनलिमिटेड पावर एंड वर द कमांडर ऑफ द फोर्स. Well, next they took upon the role of judge in case of disputes. यदि अगर कभी झगड़ा होता था तो स्वयं में भी जज का भी वो रोल प्ले करते थे. They appointed council of ministers to help them in administration and department were allotted to them. ये सेल्फ से ही क्या करते थे, अपने मिनिस्टर्स चुनते थे ताकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हेल्प हो सके.
ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्ट रेवेन्यू। कुछ ऑफिसर्स भी वो कलेक्ट मतलब अपॉइंट करते थे जो कि उनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को देख सके एज वेल एज उनके लिए रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। ठीक है। विलेज वर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द हेडमैन लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। विलेज किसी भी किंग और किंगडम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता था और वहाँ पर का जो हेड होता था, जिसे अभी वर्तमान में हम सरपंच बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसा उस समय हेड बनाया जाता था और वही पूरे गाँव का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था किंग के लिए। द सिटीज़ देयर वर लोकेटेड कमिटीज़ टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द सिटीज़। और जो बड़े शहर होते थे वहाँ पर कमेटी बनाई जाती थी। ठीक है। उस कमेटी के जो अपॉइंटेड जो ऑफिसर या फिर मेंबर्स होते थे किंग के द्वारा, वो उस सिटी के जितने भी अफेयर्स होते थे, जो भी मसले होते थे, जो भी परेशानियाँ होती थी, उसको सॉर्ट आउट करते थे। अंडरस्टैंड। सो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंग। आप इस कुछ पॉइंट्स हैं, इसे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जज का रोल कौन प्ले करता था? किंग इटसेल्फ। मिनिस्टर्स कौन अपॉइंट करता था? किंग इटसेल्फ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट और अपॉइंटमेंट कौन करता था? ठीक है। विलेज क्या होता था? विलेज स्मॉलेस्ट यूनिट होता था एडमिनिस्ट्रेशन का। विलेज का केयर टेकर कौन होता था? तो हेडमैन ऑफ द विलेज। ठीक है। सिटीज़ के अफेयर्स कैसे सॉल्व होते थे? तो बाय मेकिंग द कमिटीज़। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट द रेवेन्यू। ठीक है। वेल, अब जब चूँकि वहाँ पर राजा हुआ करते थे तो उनको अपने राज्य को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। तो पैसे कहाँ से आते थे? तो पैसे आते थे रेवेन्यू के रूप में। अंडरस्टैंड। द किंग्स नीडेड मनी टू फाइनेंस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ एंड मेंटेन द आर्मी एंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मनी वॉज ऑल्सो नीडेड टू फाइट वॉर एंड फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट। ओके। सो किंग को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने और जिन्होंने ऑफिशियल के रूप में या मिनिस्टर्स के रूप में लोगों को चुना है उनको पेमेंट करने, ठीक है, युद्ध के लिए पैसों को कलेक्ट करने, फोर्ट बनवाने और बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब पूरे के पूरे पूरे किंगडम को ऑपरेट करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। राइट। ओके। मनी कलेक्टेड वॉज एट टाइम्स गिवन अवे एज रिवॉर्ड्स टू सेलेक्टेड पीपल। ठीक है। और उस समय जो पैसे जो इकट्ठे होते थे, इकट्ठे किया जाता था, ठीक है, रिवॉर्ड्स के रूप में कुछ लोगों से के द्वारा दिया जाता था और उसे वो कलेक्ट करते थे। ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन। अब रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होता था? द वेरियस टाइप ऑफ कलेक्टिंग मनी वर एज फॉलोज। किस किस प्रकार से वहाँ पर पैसे आते थे? तो पहले नंबर पे आता था फार्मर्स वर रिक्वायर्ड टू गिव अ पार्ट ऑफ देयर अर्निंग इन क्रॉप और इट्स वैल्यू टू द किंग। फार्मर, उस राज्य में जितने भी फार्मर होते थे वो राजा को अपने द्वारा उगाए हुए फसल का थोड़ा सा हिस्सा या कुछ हिस्सा जो राजा डिसाइड करता था उससे राजा को देना होता था। अदर पीपल लाइक द ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस वर आल्सो रिक्वायर्ड टू गिव द टैक्स इन काइंड ऑफ कैश टू द किंग। जो अदर पीपल होते, ट्रेडर्स होते थे, जो खेती नहीं करते थे, जो व्यवसायी व्यक्ति होते थे, उनको भी राजा को टैक्स देना होता था। राइट। नेक्स्ट, एट टाइम्स द किंग कलेक्टेड peculiar and vague taxes like tax for using a ladder by the peasant, the use of cart, okay, thatching of houses and so on। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और भी टैक्स राजा के द्वारा लगाए जाते थे, जैसे लैडर का यूज़ करना, पीजेंट्स किसानों के द्वारा जब लैडर का यूज़ किया जाता था तो भी उसमें टैक्स लगता था, कार्ड का यूज़ करते तो भी टैक्स लगता था, और भी हाउस थैचिंग करने के लिए भी टैक्स लगता था, और कई तरीके के टैक्स राजा लगा दिया करता था। दोज हु वर अनेबल टू पे टैक्स मनी हैड टू पे बैक बाय वर्किंग एज लेबर फॉर द किंग। जो लोग टैक्स नहीं पे कर पाते थे उन्हें राजा के यहाँ काम करना पड़ता था। ओके। वेल, इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस किंगडम्स ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड। दिस पीरियड वॉज ग्रोथ, दिस पीरियड वॉज ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, बट also had its share of conflicts and divides। अभी हमने जो पढ़ा मिडिवल पीरियड में बहुत सारे राज्यों के विषय में, उनमें बहुत अच्छा ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी तो थी, बट एक बहुत बड़ा उसमें माइनस पॉइंट ये था कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे, झगड़े थे और एक दूसरे में बटे हुए थे। यू विल स्टडी अबाउट द लैटर मिडिवल पीरियड इन लैटर इन द बुक। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स लैटर मिडिवल पीरियड। अभी हमने पढ़ा था अर्ली मिडिवल पीरियड, अब हम पढ़ेंगे लैटर मिडिवल पीरियड। ओके। वेल,
So this is the complete information about this chapter, and dear students, this is the case study of Cholas. ठीक है, जो चोल राजा हुआ करते थे, ठीक है, उन चोल राजाओं का एक यहाँ पर केस स्टडी दिया हुआ है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक काम छोड़कर रखूँगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, चोल की केस स्टडी मतलब समझते हैं क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक घटना के लिए शुरू से लेकर अंत तक उसकी जांच करना, उसके एविडेंस कलेक्ट करना, उसके विषय में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ताकि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप एक ड्राफ्टिंग के रूप में तैयार कर सकें, उसे हम बोलते हैं केस स्टडी, राइट। तो चोलास का यहाँ पर केस स्टडी दिया हुआ है कि चोलास की डायनेस्टी कहाँ थी, कैसे थे, कौन कौन से राजा हुए, उनका राज्य कहाँ पर हुआ करता था, उनके रूलिंग टेक्निक्स कैसे हुआ करती थी। दीज ऑल थिंग्स हैव बीन रिटन इन दिस येलो फॉर्मेट। ओके, सो यू हैव टू रीड इट आउट एंड you have to collect the all kind of informations regarding the पालास, ठीक है, ओके, चोलास, ठीक है, चोल राजाओं के विषय में आप यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, ओके। और जैसा कि ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं ध्यान रखेंगे, पेज नंबर 19 का, खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एक्सरसाइज एज वेल एज टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ये सारे के सारे एक्सरसाइज क्या हैं, आपके 1 मार्क्स बेस्ड हैं। और इस लेसन के प्रीवियस वीडियो को देखकर डेफिनेट आप इसको बहुत ईजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन आंसर को छोड़कर बाकी सारे एक्सरसाइजेस आपको अभी कंप्लीट कर लेना है, ओके। सो नाउ कम ऑन स्टार्ट स्टडिंग। जैसे ही मैं ये वीडियो पॉज करूँगा आपको तुरंत इसमें भिड़ जाना है और अपना काम कंप्लीट कर लेना है। सो इस लेसन का जो बाकी जो ये वाला जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर का, ये आपको टेक्स्ट मैसेज के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक। बाकी के एक्सरसाइज आपको स्वयं से बनने चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, स्टे एट योर होम, दैट्स इट, थैंक यू।